हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीडीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जाइमेज। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक अल्कोहलिक किण्वन सुक्रोज के 1 मोल को एथिल अल्कोहल के 2 मोल में परिवर्तित करता है, जिसे इथेनॉल के रूप में भी जाना जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 मोल का उत्पादन करते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने में उपयोग किया जाने वाला एंजाइम जाइमेज है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम जो है वो कौन सा है? दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन, बलबन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। अगला क्वेश्चन लगाए, डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? कर्नल कोलिन मैकेंजी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये कब हुई थी, किस सन में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1906 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी और उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सबसे कारफरां शक्ति थी। भारतीय विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडिया में एक नए नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित रही, खासकर कि दूसरी पार्टियों के साथ शामिल होकर सरकार बनाने में। पाकिस्तान के गठन के बाद मुस्लिम लीग अक्सर मौकों पर सरकार में शामिल रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के साथ इसका गठबंधन जो है वो चल रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है।
यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, डैश द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। डैश द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। 44वें संशोधन अधिनियम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के संविधान के 44 पर संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 9वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन क्षेत्र के तहत अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि उनके सामाजिक को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम डैश दंड लगाया जाएगा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10,000। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार वह उन एटीएम WLA पर मौद्रिक दंड लगाएगा जो नकदी से बाहर हो जाते हैं। एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के कारण जनता को होने वाली असुविधा से चिंतित रिजर्व बैंक ने ऐसी मशीनों में नोटों की समय पर पुनः पूर्ति करने में विफल रहने के लिए बैंकों को दंडित करने का निर्णय लिया है। एटीएम के माध्यम से जनता के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है, यह सुनिश्चित करने के लिए एटीएम की पुनः पूर्ति ना करने के लिए दंड की योजना तैयार की गई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बेहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रंट ट्रेन नियमित रूप से फिर शुरू की गई है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
लगभग 56 वर्षों के बाद भारत और बांग्लादेश ने हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन पुनः शुरू किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के आज 6 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये किस चीज से संबंधित है? संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी, लेखक। तो ये एक लेखक थे, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा, जिन्होंने मधुकरी सहित कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी, का हाल ही में निधन हो गया है। उनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने आनंद पुरस्कार, शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है गाइस, मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित हैं? तो गाइस ये संबंधित है ऊंची कूद, हाई जंप। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मरियम थंगावेलु का दूसरा पैरालंपिक पदक है। इससे पहले उन्होंने रियो 2016 खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एथलेटिक्स स्पर्धा से मिले इन 2 पदक की वजह से टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक संख्या अब 10 हो गई है। मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने पहली बार कूदकर 1.73 मीटर, 1.77 मीटर, 1.80 मीटर और 1.83 मीटर अंक हासिल किए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर भारतीय वायुसेना IAF के एक विमान ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली बार मॉक इमरजेंसी लैंडिंग की। अगला क्वेश्चन, DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? यह क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी विकास का नेतृत्व किया है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13वां संस्करण था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल प्रारूप में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।